नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चारण जीकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिएगा साथियों, अपन आज भारतीय संविधान विषय पर शुरुआत से टॉपिक ले रहे हैं और संविधान के संपूर्ण टॉपिक जितने भी आपके सिलेबस में हैं उस प्रत्येक टॉपिक पर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो जो आपका टॉपिक रहने वाला है साथियों, वो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में अपन बात करेंगे। अब देखिएगा, अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मित्रों वो है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिएगा, सबसे पहले तो अपन अगर बात करें तो अपन पढ़ने जा रहे हैं संविधान, तो सबसे पहले तो अपने को यह पता चल जाना चाहिए कि संविधान कहते किसे हैं। भाई संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान किसे कहते हैं। साथियों देखिएगा, आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे पूछा कि संविधान किसे कहते हैं। मित्रों देखिएगा, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी को लगभग संविधान की परिभाषा आती है और सभी प्यारे विद्यार्थी संविधान की परिभाषा भी अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप संविधान की परिभाषा दे सकते हैं। भाई कानूनों की एक ऐसी किताब जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए, कानूनों का एक ऐसा पोथा जिससे देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग परिभाषा दे सकते हो, लेकिन आपको जो मैं परिभाषा बता रहा हूं उस परिभाषा में से दो विकल्प वाले सवाल भी पूछे जाने की संभावना है। आपको पता होगा, अपना जो पेपर आने वाला है वो विकल्प रूपी पेपर होगा, यानी कि प्रश्न देगा और उस प्रश्न के बाद अपने को 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन 4 में से एक आपको राइट ऑप्शन बताना है साथियों। आपको पता होगा, लेकिन मैं जो परिभाषा बताता हूं, कल के दिन मान लीजिएगा आप आरएस की तैयारी कर रहे हो और आरएस की तैयारी में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए संविधान किसे कहते हैं और 20 शब्दों में आंसर देना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो तब आप कैसे आंसर दोगे। और मैंने कहा मान लीजिएगा आप रीट की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो चाहे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने कहा इस परिभाषा में से 2 विकल्प वाले प्रश्न भी बन सकते हैं, जिस परिभाषा की मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं साथियों। देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनना, संविधान किसे कहते हैं तो किसी भी देश की जनता के द्वारा, ध्यान से सुनना मैं शब्द कौन से यूज कर रहा हूं, किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह, किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लिखित या अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसे ही संविधान कहते हैं। अब देखिएगा, मैंने जो परिभाषा यूज की उसमें शब्दों को पकड़ना, मैंने कहा किसी भी देश की जनता के द्वारा, यानी कि इस लाइन से सीधा ये स्पष्ट हो गया कि मैंने पर्टिकुलर भारतीय संविधान की परिभाषा नहीं दी है, मैंने विश्व के सारे संविधानों को ध्यान में रखते हुए परिभाषा दी है कि किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। अब मैंने तो 2 शब्द आपके बोर्ड पर लिखे हैं, उन्हीं शब्दों में से मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और उन्हीं शब्दों में से आपको एग्जाम में भी विकल्प वाले प्रश्न पूछ सकता है। कैसे पूछेगा उसको जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसे ही संविधान कहते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि विश्व में जब अनेक सारे देशों ने संविधान सभा का गठन किया तो उसमें 2 तरीके काम आए। कुछ देशों ने संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष किया तो कुछ देशों ने अप्रत्यक्ष किया। कुछ देशों का संविधान लिखित है तो कुछ का अलिखित भी है ना। तो अब अपने को ये दोनों जो बातें जाननी है वो जाननी है भारत की। किसकी जाननी है मेरे भाइयों, वो जाननी है आपको भारत की। भारत की कौन कौन सी बातें जाननी है। सबसे पहली बात यह जाननी है कि भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ वो प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष था। पहला प्रश्न आपके सामने उत्पन्न हो गया विकल्प वाला, भारत में संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष हुआ। अब मेरे साथियों अच्छे से देखना, आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का अर्थ तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का अर्थ तो आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरे भाइयों। वो कैसे समझे होंगे आप। प्रत्यक्ष मतलब मैं अभी आपको सवाल पूछ लूं कि वर्तमान में भारत में लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, जो सीधा जनता के द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष होते हैं। और अभी मैं सवाल आपसे पूछ लूं वर्तमान में भारत में राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। आप कहते हो क्यों, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में प्रत्यक्ष जनता सीधा मत का प्रयोग नहीं करती है। तो जहां प्रत्यक्ष जनता सीधा मत का प्रयोग करे प्रत्यक्ष, और जहां नहीं करे वो अप्रत्यक्ष।
क्लियर। तो आपको प्रश्न मैंने पूछा कि भारत में संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष हुआ था या अप्रत्यक्ष हुआ था, तो मेरे साथियों अच्छे से याद रखना, भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष हुआ था। पहला प्रश्न आप अच्छे से समझना। मैंने कहा ना, इसी परिभाषा में से दो प्रकार के प्रश्न। पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। और दूसरी बात, भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है? तो अच्छे से याद रखना, भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। तो इसी परिभाषा में से दो बातें आपके पूछी जा चुकी है। मैंने कहा प्रश्न आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष तरीके से। और भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। अब मेरे भाइयों, जैसे ही मैंने आपके सामने एक लाइन बोली, और वो क्या बोली कि भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है। भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है। अब मैंने जैसे ही बोला कि भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ, तो आपके मन में एक प्रश्न और उठ गया। और वो प्रश्न क्या उठा कि फिर अगर भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष हुआ है, तो अप्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा का गठन किसने किया? अप्रत्यक्ष तरीके से भारत में संविधान सभा का गठन किया किसने? बताओ। मैं कह रहा हूं जनता प्रत्यक्ष तो किया नहीं, तो किसने किया? तो आपको अच्छे से याद रखना है, आपने अधिनियम पढ़े होंगे, जिसमें एक अधिनियम पढ़ा होगा, मैं अधिनियम की भी चर्चा करूंगा सबसे लास्ट में। 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में किसका गठन किया गया था? प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया था। प्रांतों में किसका गठन किया गया था मेरे भाइयों? विधानसभा का गठन किया गया था। और 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा मिलकर किसका गठन किया गया था? भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका मतलब भारत में संविधान सभा में सदस्य जो चुने गए थे, उन सदस्यों का चुनाव सीधा जनता के द्वारा नहीं किया गया था, है ना। किसने किया था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने किया था। अभी जैसे मैं आपको सवाल पूछ लूं कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों को वोट कौन देता है, मत कौन देता है? तो संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य देते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर भी चुनाव हुआ था। सेम अगर आपको राज्यसभा जब अपन पढ़ेंगे, तो राज्यसभा वाला मामला आपके अगर क्लियर है, तो यहां पर भी पहले अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर। और दूसरी बात आपको मैंने बताई दी, भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। और ध्यान से सुन लेना, भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से होने के कारण ही, यहां पर एक प्रश्न और अच्छे से बन सकता है, उसको ध्यान से सुन लेना। इसीलिए भारत की संविधान सभा को प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा नहीं कहा जाता है। जरा अच्छे से सुन लेना मेरी लाइन को। मैंने कहा भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से होने के कारण ही भारत की संविधान सभा को प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा नहीं कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत की संविधान सभा को प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा क्यों नहीं कहा जाता है? तो अच्छे से याद रखना, आपको पूछ ले प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा क्यों नहीं कहा जाता है, तो मेरे भाइयों आंसर क्या बताओगे आप? आंसर यह दे देना कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, इसीलिए भारत की संविधान सभा को प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा नहीं कहा जाता है। क्लियर। यह परिभाषा की बात याद रखना। तो संविधान किसे कहते हैं, ये तो बात आपके समझ में आ गई। अब कुछ बातें और है आपके सामने, वो जरा अच्छे से सुनते रहना आप। वो क्या है, जरा ध्यान से सुनना। वो ये है मेरे भाइयों कि विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा था? संविधान के बारे में ही सारी बातें करूंगा। विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा था, है ना। ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा था? अमेरिका। और ध्यान से सुनना, अमेरिका ने कब बना दिया था? 1789 में। विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका ने कब बना दिया था? 1789 में। फिर अपन कौन से महाद्वीप में रहते हैं मेरे भाइयों? अपन रहते हैं एशिया में। तो आपको प्रश्न कल के दिन ये पूछ ले कि एशिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप में पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा है? बता देना, जापान। और जापान ने कब बनाया था मेरे भाइयों? 1860 में। एशिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान। और जापान ने कब बनाया? 1860 में। क्लियर। फिर एकमात्र देश जिसका संविधान कैसा है? अलिखित। तो अलिखित संविधान कौन से देश का है? अच्छे से याद रखना मेरे दोस्तों, अलिखित संविधान कौन से देश का है? अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। किसका है? अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। क्लियर। और एक बात और याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? तो अच्छे से याद रखना,
विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। हाँ, जहां भी बड़े की बात उठती है अपन ही आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? भारत का। मैंने कहा जहां पर भी बड़े की बात उठे कौन आएगा? अपन ही आएंगे, ठीक है ना। हाँ, जनसंख्या में अभी नंबर 2 पर चल रहे हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट शानदार इस मामले में, है ना। और यूएनओ ने कहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 तक इस मामले में भी नंबर 1 आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का? भारत का। और अभी मैं सवाल आपसे पूछ लूं कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन से देश का है? अमेरिका का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान पूछ ले तो अमेरिका। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान में मात्र कितने आर्टिकल है? 7। और भारत के संविधान में आर्टिकल कितने? 395, 395। ठीक है, ये बातें कुछ तथ्यात्मक है, आप याद रखना। विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा? अमेरिका। एशिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा? जापान। एकमात्र देश जिसका संविधान अलिखित, ब्रिटेन। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका? भारत का। और सबसे छोटा लिखित पूछ ले तो अमेरिका का। क्लियर? अब अपने को किसका संविधान पढ़ना है? भारत का संविधान पढ़ना है। मेरे भाइयों, अपने को किसका संविधान पढ़ना है? भारत का। तो अपन सबसे पहले तो भारत के संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा करने से पहले आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए किसका गठन हुआ होगा। आपको अच्छे से पता होगा भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए क्या बनी होगी? संविधान सभा बनी होगी। सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। यह अपना पहला टॉपिक रहेगा मेरे साथियों, क्योंकि आपको पता होगा संविधान का निर्माण करने के लिए भारत में किसका गठन हुआ है? संविधान सभा का गठन हुआ है। तो अब अपने को अच्छे से समझना पड़ेगा कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? अब देखिएगा, एक सवाल जो मैं आपसे पूछता हूं बड़ा नॉर्मल सवाल है और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि यह आंसर सबको देना है, सबको आता भी है ना। और बहुत बार पूछा जा चुका है, हजारों बार प्रतियोगी एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। और वो प्रश्न क्या है कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन नंबर 1 अगस्त प्रस्ताव की सिफारिश पर, नंबर 2 क्रिप्स प्रस्ताव की सिफारिश पर, नंबर 3 वेवेल प्रस्ताव की सिफारिश पर और नंबर 4 कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तो आपको सबको अच्छे से पता होगा कि भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया। मेरे दोस्तों, भारत में जो संविधान सभा बनी वो किसकी सिफारिश पर बनी? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनी। चलो ठीक है, एक बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ है? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। चलो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों बताइएगा कि क्या बिना किसी भारतीय मांग के अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन को भेजा और कैबिनेट मिशन आया और भारत में संविधान सभा का गठन करके चला गया? अपन लोग यही तो गलती करते हैं कि अपन जब भी गाइड से पढ़ते हैं, अपने को कोई और आदमी पढ़ाता है तो वो सीधा संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन से ही शुरू करता है और कैबिनेट मिशन के बारे में भी 7-8 बातें बता के काम खत्म करके संविधान सभा का गठन कर लेता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस कैबिनेट मिशन से पहले भी और कुछ बातें हैं जो इन दिनों आने वाले प्रतियोगी एग्जाम में आपसे पूछने की पूरी संभावना है। इन दिनों जितने भी एग्जाम होंगे, आज तक तो क्या होता है, कैबिनेट मिशन से पहले सवाल नहीं पूछा किसी का भी, लेकिन अब यह समय आ गया है, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे जैसे प्रतियोगिता का दौर बढ़ रहा है, प्रतियोगिता का संघर्ष बढ़ रहा है लोगों के मध्य, वैसे वैसे नए प्रश्न भी आने शुरू हो गए। तो आपको मैंने पूछा कि बिना किसी भारतीय मांग के अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन को भेजा और कैबिनेट मिशन आया और भारत में संविधान सभा गठन करके चला गया। बिना मांग कुछ होता ही नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो अपने को यह पढ़ना होगा कि भारत में संविधान सभा के गठन के लिए भारतीयों ने कब कब मांगे की थी, भारतीयों ने कब कब प्रयास किया था। यानी कि भारत में संविधान सभा के गठन के लिए किए गए भारतीय प्रयास पढ़ने पड़ेंगे। सारी बातें बताऊंगा मैं अभी डिटेल से कि भारतीयों ने कब कब मांगे की। फिर कैबिनेट मिशन से पहले आपको सवाल को यह पूछ ले कि अंग्रेजों के द्वारा कैबिनेट मिशन का पहला प्रयास था क्या? कैबिनेट मिशन से पहले अंग्रेजों ने कभी भी भारत में संविधान सभा के गठन के प्रयास किए ही नहीं थे।
तो आपको और बात बता देता हूं साथियों कि कैबिनेट मिशन से पहले अंग्रेजों ने भारत में 3 बार संविधान सभा के गठन के प्रयास किए थे, लेकिन वो तीनों ही प्रयास मेरे भाइयों क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। तीनों ही प्रयास क्या हो गए थे, असफल हुए थे। उन तीनों ही प्रयासों को भी अपने को जानना पड़ेगा कि वो तीनों प्रयास कब और किसने किए और वो तीनों प्रयास असफल क्यों हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे भारत में संविधान सभा के गठन के लिए किए गए भारतीय प्रयास। कौन से प्रयास पढ़ेंगे, भारतीय प्रयास पढ़ेंगे, यानी कि भारतीयों ने संविधान सभा के गठन के लिए कब कब मांगे की। ध्यान से सुन लेना, पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा है, भारतीय प्रयास में सीधा सा पहला प्रश्न पूछेगा मेरे साथियों, वो प्रश्न आपसे पूछेगा भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की, तो अच्छे से याद रखना, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग सन 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक विधेयक रखा गया था, जिसमें विधेयक का नाम था गृह स्वराज विधेयक। तो सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की क्या की गई थी साथियों, मांग की थी। इस गृह स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हम भारत में संविधान सभा का क्या करेंगे, गठन करेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग पूछ ले तो कब, 1895 में। किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। और कौन से विधेयक के माध्यम से की थी मेरे दोस्तों, गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से। क्लियर। नंबर दूसरी बात याद रखना, नंबर दूसरी बात, सन 1922 में, 1922 मतलब 1922, 1922 में महात्मा गांधी ने, अब ध्यान रखना, ये 1922 में महात्मा गांधी ने मांग नहीं की थी कि संविधान सभा का गठन करो, लेकिन महात्मा गांधी ने एक बात बोली थी और उस बात का सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। सन 1922 में महात्मा गांधी एक पत्रिका निकाला करते थे जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, यंग इंडिया। कौन सी पत्रिका निकाला करते थे साथियों, यंग इंडिया। इस यंग इंडिया पत्रिका के एक लेख में, यानी कि एक जो लेख लिखा गांधी ने, इस यंग इंडिया पत्रिका के एक लेख में महात्मा गांधी ने क्या बोला, इस लेख में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। कौन सी पत्रिका में कहा था, यंग इंडिया पत्रिका के लेख में कहा था। और प्रश्न यहां से सेकंड ग्रेड के एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया मेरे दोस्तों, यहां से प्रश्न यह पूछा गया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, नेहरू का, गांधी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, अंबेडकर का। तो किसका कथन है मेरे दोस्तों, गांधी का। तो गांधी ने कहा भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। गांधी ने यह नहीं कहा कि भारत का संविधान बनना चाहिए, यह बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, नहीं। गांधी ने कहा जब भी बनेगा भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। यह कहा था 1922 में। कौन सी पत्रिका के लेख में, यंग इंडिया के। और इसी प्रयास को 20वीं सदी का पहला प्रयास भी कहा जाता है। इसी प्रयास को 20वीं सदी का पहला प्रयास भी कहा जाता है। क्लियर। नंबर अगली बात, तीसरा जो प्रयास हुआ वो हुआ मेरे दोस्तों सन 1924 में, 1924 में। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान से सुन लेना, 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटेन की संसद में जाकर, कहां पर जाकर दोस्तों, ब्रिटेन की संसद में जाकर पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक बात बोली। कब बोली, 1924 में। और 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ब्रिटेन की संसद में जाकर क्या कहता है कि अब हमारे भारतीयों की बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि हम संविधान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और अब अंग्रेज बिना देरी किए भारत में एक संविधान सभा का गठन करे और वो संविधान सभा भारत में संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ऐसी मांग सन 1924 में कौन करता है, पंडित मोतीलाल नेहरू करता है दोस्तों। अब जैसे ही पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटेन की संसद में जाकर भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की, तो अंग्रेजों ने इसको प्रत्युत्तर में क्या कहा, जरा ध्यान से सुनना आप। अंग्रेजों ने इसको प्रत्युत्तर में कहा कि आप मुंह ऊंचा करके आ जाते हो और कहते हो कि हम भारत का संविधान बनाएंगे। किससे कहते हैं संविधान, क्या होता है संविधान, कैसे बनाओगे संविधान,
और आगे कि हम संविधान बनाएंगे, है ना। संविधान होता क्या है, संविधान की परिभाषा का आपको ज्ञान नहीं है और आप कहते हो हम भारत का संविधान बनाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए पंडित मोतीलाल नेहरू को कहा कि संविधान होता क्या है, आपको ये तो पता ही नहीं है और कह रहे हो कि भारतीय मिलकर संविधान का निर्माण करेंगे। ये बात अंग्रेजों ने किसको बोली, पंडित मोतीलाल नेहरू को। और क्या कहा कि हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करें, कैसे बिलीव करें कि आप संविधान बनाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ये बात अंग्रेजों ने बोली पंडित मोतीलाल नेहरू को। और साथियों, पंडित मोतीलाल नेहरू उस समय का जाना माना कानून विशेषज्ञ था, जाना माना वकील था उस समय का और कानून विशेषज्ञ को और ये बातें अच्छी नहीं लगती है साथियों, कानून विशेषज्ञों को ये बातें अच्छी नहीं लगती है। मोतीलाल नेहरू ने कहा ठहरो, मैं बताऊंगा भारत का संविधान कैसे बनता है, ठीक है ना। आपको बिलीव नहीं ना, मैं बताऊंगा भारत का संविधान कैसे बनता है। आया मोतीलाल नेहरू भारत, है ना, और आकर कठिन मेहनत की, कितने साल की, 4 साल की। और 4 साल की कठिन मेहनत के बाद 10 अगस्त 1928 को, बड़े ध्यान से सुनना, यहां से प्रश्न बनना संभावित है। 10 अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पेश की गई, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। 10 अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। और साथियों, नेहरू रिपोर्ट पेश करके कहा कि लो ये पकड़ो, इस तरीके से बनाएंगे हम भारत का संविधान। आप कहते हो ना संविधान कैसे बनाओगे, तो इस तरीके से बनेगा भारत का संविधान। ये 10 अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट पेश करके कहता है। और इसीलिए नेहरू रिपोर्ट से संबंधित एक बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल जो बनना संभावित है, और बनाना तो साथियों बहुत ज्यादा लोग यहां से प्रश्न गलत भी करेंगे। और गलत क्यों करेंगे, उसका रीजन क्या है कि आपको गाइडों के माध्यम से इसका आंसर बहुत ज्यादा गलत बताया जाता है। और वो प्रश्न क्या पूछेगा कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है। और नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अच्छे से याद रखना साथियों, इसीलिए नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, ब्लूप्रिंट का मतलब नील पत्र, आधार पत्र। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है, अपने देसी भाषा में बात करें तो ब्लूप्रिंट का अर्थ क्या होता है, ब्लूप्रिंट का अर्थ होता है कि कोई भी काम करने से पहले उस काम का ढांचा, उस काम का जो खाका तैयार किया जाता है वो होता है ब्लूप्रिंट। तो जब भारत का संविधान निर्मित हो रहा था, हकीकत में जो वर्तमान संविधान है ना, उसका निर्माण करते समय अपन ने ढांचा कौन सी रिपोर्ट वाला लिया था, नेहरू रिपोर्ट वाला दिया था मेरे दोस्तों। और इसीलिए भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछेगा, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है, आपको आंख बंद करके आंसर देना है, नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप गाइडों में पढ़ोगे तो अनेक सारी गाइडों में यह भी आपको बात बताई गई है कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है, जो बिल्कुल गलत है ना। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट 1935 के भारत शासन अधिनियम को नहीं कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बात बता देता हूं कि 1935 के अधिनियम की भी एक अलग बात है। वो क्या है, दोनों ही बातें अलग अलग है। आपको जब संविधान के स्रोत अपन पढ़ेंगे, संविधान के स्रोत टॉपिक पर जब चर्चा करेंगे, तो आपको एक अच्छे से बात याद रखनी, वो क्या याद रखनी है कि भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो 1935 के अधिनियम का है। जब भारत का संविधान निर्मित हो रहा था तो सबसे ज्यादा जो अपन ने बातें ली है, वो बातें कहां से ली है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली है। लेकिन भारत का संविधान बनाते समय अपन ने जो ढांचा लिया है वो नेहरू रिपोर्ट वाला लिया है। तो दोनों ही बातों में आंसर अलग अलग होगा। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट को। लेकिन भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का है ना। हाँ, सबसे ज्यादा योगदान 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। लेकिन ब्लूप्रिंट कभी भी आप 1935 का अधिनियम मत करना, ब्लूप्रिंट किसको कहोगे, नेहरू रिपोर्ट का ही करना है। क्लियर मेरे दोस्तों। अब देखिएगा, मैंने कहा नेहरू रिपोर्ट पेश करके मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा, ये पकड़ो, इस तरीके से बनेगा भारत का संविधान। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और डॉक्टर अंबेडकर और जिन्ना के द्वारा विरोध के कारण ये नेहरू रिपोर्ट क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इन दोनों के विरोध के परिणाम स्वरूप नेहरू रिपोर्ट क्या हो जाती है,
असफल हो जाती है मेरे दोस्तों। अब देखिएगा, आपने कहा कि भीमराव अंबेडकर और जिन्ना ने इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध क्यों कहा? भाई क्यों किया? रीजन क्या है? नेहरू रिपोर्ट तो एक भारतीय संविधान का निर्माण करने की दिशा में एक अच्छा प्रयास था। फिर इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध क्यों किया? साथियों देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने एक गलती कर दी थी और उसी गलती के कारण इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया अंबेडकर और जिन्ना ने। और वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी कि इस नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की थी। किसका दर्जा देने की मांग की थी मेरे साथियों? डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की थी। आप कहते हैं डोमिनियन स्टेट का अर्थ क्या हुआ? डोमिनियन स्टेट का हिंदी में अपन कह सकते हैं अधिराज्य। डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग किया था, भारत को कहा कि अधिराज्य बना दो भारत को। आप कहते हो डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य का अर्थ भी अपन नहीं समझे, तो अपन देसी भाषा में समझ लेते हैं। मोतीलाल नेहरू ने कहा भारत को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करना है। नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा? भारत को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करना है। अंतिम शक्ति अंग्रेज अपने हाथों में रखे और अंग्रेजों के नियंत्रण में शासन व्यवस्था का संचालन कौन करेंगे? भारतीय करेंगे। वो होता है डोमिनियन स्टेट। तो जैसे इसने डोमिनियन स्टेट की बात कही तो अंबेडकर और जिन्ना ने कहा कि आप अभी भी कह रहे हो कि हमारे को स्वतंत्रता नहीं चाहिए, है ना? और अपने को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हजारों बलिदान अपन कर चुके हैं, हजारों आहुतियां दे चुके हैं, फिर भी अभी तो आप कह रहे हो कि स्वतंत्रता नहीं चाहिए। तो बताओ स्वतंत्रता कब चाहिए भाई तुम्हारे? और इसीलिए इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध हुआ और परिणाम स्वरूप नेहरू रिपोर्ट क्या हो गई? असफल हो गई। लेकिन ब्लूप्रिंट वाली बात आप अच्छे से याद रखना। तो मैंने कहा यह मांग हुई थी 1924 में, किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। और फिर मोतीलाल नेहरू ने कौन सी रिपोर्ट की? नेहरू रिपोर्ट। ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब अगली जो भारतीय मांग है नंबर 4, वो भारतीय मांग उठी सन 1934 में। जरा ध्यान से सुनना। सन 1934 में एक पार्टी जिसका नाम आप अच्छे से याद रखना, उसका नाम था स्वराज दल। सन 1934 में 1934 में स्वराज दल के द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन की क्या की गई? मांग की गई। 1934 में स्वराज दल के द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन की क्या की गई मेरे साथियों? मांग की गई। अब स्वराज दल ने मांग 1934 में की थी, लेकिन मेरे भाइयों इस स्वराज दल का गठन कब हुआ था? यह प्रश्न आपको अभी अभी हाल ही में 2020 जनवरी में हुआ था, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के फर्स्ट पेपर में आपसे प्रश्न यह पूछा गया, स्वराज दल का गठन कब हुआ था? अब एक बात तो आपके अच्छे से समझ में आ गई कि स्वराज दल ने भारत में संविधान सभा के गठन की मांग कब की? 1934 में, है ना? और किसी भी दल के द्वारा की गई यह पहली मांग थी, ध्यान रखना, है ना? आपको प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत में संविधान सभा का गठन करने की मांग करने वाला पहला दल कौन सा था? पहली पार्टी कौन सी थी? तो स्वराज दल बताना, है ना? और स्वराज दल ने मांग 1934 में की, लेकिन स्वराज दल का गठन कब हुआ? स्वराज दल का गठन हुआ सन 1923 में, 1923 में। किसने किया? पंडित मोतीलाल नेहरू। किसने किया मेरे दोस्तों? पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। CR दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर इस अपने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1923 में, ठीक है? और स्वराज दल ने भारत में संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? 1934 में। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं भारतीय मांग की ओर। नंबर 5वीं मांग की ओर चर्चा करूं तो वो भी मांग सन 1934 की है। और सन 1934 में ही MN राय के द्वारा, ध्यान रखना, MN राय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा, सन 1934 में MN राय के द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के गठन की क्या की थी? मांग की थी। भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के गठन की मांग करने वाला आदमी था MN राय। और MN राय ने भारत में 1934 में प्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के गठन की मांग की। ध्यान रख लेना, मानवेंद्र नाथ राय ने सन 1934 में मांग की। लेकिन प्रश्न यहां पर भी दो तरीके से पूछा जाता है मेरे साथियों, और दोनों तरीकों में आंसर अलग अलग आता है। वो दोनों तरीके कौन से, मैं आपको बता देता हूं। पहला तरीका आपको समझ में आया होगा अगर आपको सीधा सा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि इन दोनों ही तरीकों की जब बातें आती है साथियों तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। वो प्रश्न कैसे? दो तरीकों के। अब वहां पर दो प्रकार के प्रश्न होंगे, दोनों में आंसर अलग होगा, और दोनों ही प्रकार में प्रथम शब्द का आपको स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलेगा। वो कौन से दोनों ही तरीकों के प्रश्न जिसकी मैं चर्चा आपके सामने कर लेता हूं।
पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग करने वाला कौन था या कब की गई, किसने की। ठीक है, तो अगर आपको सीधा सा प्रश्न ये पूछा जा रहा है भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, अभी अपन ने पढ़ा। लेकिन प्रश्न अगर ये पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष तरीके से, जरा अच्छे से याद रखना, भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की थी, तो अच्छे से याद रखना, प्रत्यक्ष तरीके से पहली बार मांग करने वाला सन 1934 में कौन था, एम.एन. राय था, है ना। भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की थी, तो 1934 में किसने की थी, एम.एन. राय ने, पहली बार प्रत्यक्ष तरीके से। यानी कि 1934 से पहले जिस किसी ने मांग की उसने ये नहीं कहा था कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे होगा, लेकिन एम.एन. राय ने 1934 में यह कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन होगा, और कौन से तरीके से होगा, प्रत्यक्ष तरीके से। इसका मतलब संविधान सभा में जाने वाले लोगों का चुनाव सीधा जनता के द्वारा किया जाएगा। क्लियर, ये पहली मांग थी प्रत्यक्ष तरीके से, किसने की थी, एम.एन. राय ने 1934 में। और अब अंतिम मांग याद रखना, वो ये है सन 1938 में, ध्यान रखना, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, वो कथन बहुत ज्यादा पूछा गया है। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारत में संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। जरा अच्छे से याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा गया कथन है ना। भारत में संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, यह बात सन 1938 में किसने कही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब आप मेरे को यह शब्द का भी अर्थ पूछ लो कि वयस्क मताधिकार का आधार क्या होता है, तो मेरे दोस्तों ये तो पूछने लायक सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको पूछ लूं कि वर्तमान में भारत में चुनाव कैसे होते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। वर्तमान में भारत में चुनाव कैसे होते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। तो इसी तरीके से यानी कि एक न्यूनतम आयु तय कर दी जाएगी मतदाताओं की, और वो सारे मतदाता मत देंगे और मत देके चुन के भेजेंगे भारत में संविधान सभा के लोगों को। तो ये बात 1938 में किसने कही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये प्रश्न आपको कई बार इस तरीके से पूछा जा चुका है कि भारत में संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, यह कथन किसका है, तो बता देना पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कब कहा था, 1938 में। क्लियर। तो ये सारी जो भारत में संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे हैं, भारतीय कर रहे हैं। तो अब लगातार आप देख रहे हो कि भारत में संविधान सभा के गठन की क्या उठ रही है, मांगे उठ रही है। पर मेरे दोस्तों, लगातार भारत में संविधान सभा के गठन की मांगे उठ रही है, तो अब अंग्रेज भी भारतीयों को समय समय पर क्या करने के लिए, शांत करने के लिए, अंग्रेज भी भारतीयों को समय समय पर क्या करने के लिए, शांत करने के लिए क्या कहेंगे, ठहरो, हम आपके लिए जरूर संविधान सभा का गठन करेंगे, ठहरिएगा, हम जरूर आपके लिए संविधान सभा का क्या करेंगे, गठन करेंगे। तो लगातार मांगे उठ रही। तो अभी तो आपने क्या पढ़ा है कि भारत में संविधान सभा के गठन के लिए भारतीयों ने कब कब मांगे की। आपने पहली मांग पढ़ी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरी बात 1922 में महात्मा गांधी ने कहा, तीसरी बात 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने मांग की, चौथी बात आपने 1934 में स्वराज दल की पढ़ी, पांचवी बात 1934 में एम.एन. राय ने भी मांग की, और छठी बात 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन पढ़ा। अब मैंने कहा लगातार भारतीय मांगे कर रहे हैं, तो उन भारतीयों की आत्माओं को शांति देने के लिए क्या कहेंगे, ठहरिएगा, हम आपके लिए जरूर संविधान सभा का क्या करेंगे, गठन करेंगे। तो इतनी देर तो अपन पढ़ रहे थे संविधान सभा के गठन के लिए किए गए भारतीय प्रयास। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे संविधान सभा के गठन के लिए किए गए अंग्रेजी प्रयास। संविधान सभा के गठन के लिए किए गए कौन से प्रयास मेरे दोस्तों, अंग्रेजी प्रयास। अब मेरे साथियों आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने कब कब संविधान सभा के गठन की बातें कही। अब देखिएगा, शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा, और वो प्रश्न मैंने आपसे क्या पूछा, वो प्रश्न मैंने आपसे ये पूछा कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया, तो आप सबका आंसर था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। चलो ठीक है, ओके, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने आपसे एक बात और पूछी थी कि क्या कैबिनेट मिशन से पहले अंग्रेजों ने कभी भी भारत में संविधान सभा का गठन का प्रयास नहीं किया क्या? मैंने कहा था ना, किए थे। और मेरे दोस्तों, कैबिनेट मिशन से पहले
3 बार अंग्रेज भारत में संविधान सभा के गठन के प्रयास किए और तीनों ही प्रयास क्या हो गए थे? असफल, है ना। 3 बार भारत में संविधान सभा के गठन के प्रयास हुए थे कैबिनेट एडमिशन से पहले, और तीनों ही प्रयास क्या हुए? असफल। तो अब अपने को सबसे पहले तो यह जानना कि वो तीनों प्रयास कौन कौन से थे, और फिर जानना वो असफल क्यों हुए। क्योंकि आपसे प्रश्न सीधा सा यह भी पूछना वाजिब है ना, यह भी पूछा जा सकता है, संभावित है। वो क्या पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की बात कब की गई थी, या कौन से प्रस्ताव में की गई, है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब अपन वो तीनों ही प्रयास पढ़ेंगे, कब कब हुए, असफल क्यों हुए। देखिएगा, सबसे पहली बात मैं अंग्रेजी प्रयास में बात करूं तो नंबर 1 बात याद रखना, 8 अगस्त 1940 को, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसका नाम क्या था? अगस्त प्रस्ताव। और इस अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनलिथगो क्या कहते हैं? पहली बार 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया, और इस अगस्त प्रस्ताव में लिनलिथगो ने क्या कहा कि हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। ध्यान से सुनना, आपको अच्छे से यह भी समझना है। मैंने कहा कौन से प्रस्ताव में कहा, कब कहा, यह तो बात समझ में आ गई कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की बात अंग्रेजों ने कौन से प्रस्ताव में की थी? अगस्त प्रस्ताव में। किसने रखा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। कब रखा था? 8 अगस्त 1940 को। लेकिन यह प्रयास असफल क्यों हुआ, इसको भी सुनना, है ना। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। इस अगस्त प्रस्ताव में लिनलिथगो क्या लिखते हैं कि हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे, हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन उस संविधान सभा में उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए। ध्यान से सुन लेना आप, क्या कहा? उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए। आप कहते हो राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए, इसका अर्थ क्या हुआ भैया? इन्होंने कहा भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन उस संविधान सभा में उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल करेंगे जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए। अब आप मेरे से सवाल पूछोगे कि राष्ट्रीय जीवन का अर्थ क्या हुआ? ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्तों, यहां पर अंग्रेजों की नियंत्रण में खोट थी। अंग्रेजों ने स्पष्ट बात नहीं कही, लेकिन मैं कह देता हूं ना, राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए लोगों का अर्थ क्या था। ये राष्ट्रीय जीवन जो शब्द इन्होंने उठाया, इसके पीछे इनकी भावना क्या थी, उसको मैं आपके सामने साझा कर देता हूं। साथियों, बात कब की है? 1940 की। और आप अच्छे से वाकिफ होंगे कि 1940 में दुनिया में क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1940 में दुनिया में क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था कि नहीं चल रहा था? 1939 से 45 तक चला, आप सब समझते हो, सब जानते हो, है ना। तो द्वितीय विश्व चल रहा था 1940 में, और अब राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए लोगों का अर्थ बता रहा हूं क्या है। अंग्रेजों ने कहा कि राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए लोगों का अर्थ यह हुआ कि ऐसे भारतीय लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता कर रहे हैं, ऐसे भारतीय लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता कर रहे हैं, उन्हीं भारतीय लोगों को राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हुआ माना जाएगा। ऐसे भारतीय लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं, उन्हीं भारतीय लोगों को राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हुआ माना जाएगा। अर्थात सीधा सीधा अर्थ यह हुआ, सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ? यह हुआ कि ऐसे भारतीय लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। अब मेरे को बताइएगा दोस्तों कि क्या कांग्रेस ने, क्या अंबेडकर ने, क्या गांधी ने, क्या नेहरू ने, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, है ना, क्या पटेल ने कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी? क्या की थी कि नहीं की थी? बताओ। अरे कहां से की थी बताओ। इधर तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और इधर अपन ने 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में ये सारे लोग ब्रिटेन की सहायता करते तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन कैसे चलता? इसका अर्थ यह हुआ कि इनमें से किसी ने भी अंग्रेजों की द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता नहीं की थी, और नहीं की थी तो इसका मतलब इसके अनुसार तो ये सारे लोग तो संविधान सभा में शामिल हो ही नहीं सकते। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हकीकत में जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं,
हकीकत में भारत में स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता नहीं की, तो उनको तो संविधान सभा में शामिल ही नहीं किया जा रहा है। उनको तो संविधान सभा में शामिल ही नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और उन निकम्मे लोगों को संविधान सभा में शामिल किया जा रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध में है तो भारत के, लेकिन सहायता ब्रिटेन की कर रहे थे। तो इसीलिए अंग्रेजों के इसी कथन के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने, ध्यान से सुन लेना, इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा इस अगस्त प्रस्ताव का क्या किया गया, विरोध किया गया, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस अगस्त प्रस्ताव का क्या किया, विरोध किया, और परिणाम स्वरूप अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया मेरे साथियों, असफल हो गया। परिणाम स्वरूप अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया, असफल हो गया। बिल्कुल यस, परिणाम स्वरूप अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया मेरे साथियों, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने यह गलती कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा ना, कांग्रेस और लीग दोनों ने जमकर इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया, और विरोध के परिणाम स्वरूप अगस्त प्रस्ताव क्या हुआ, असफल हुआ। अब अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की बात तो उठी थी, लेकिन अगस्त प्रस्ताव असफल हुआ, और मैं आशा करता हूं कि असफल क्यों हुआ यह भी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अब एक और बात याद रख लेना कि कांग्रेस ने इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, ध्यान से सुन लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको इतिहास और पॉलिटी दोनों की दृष्टि से ये सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो संविधान सभा का गठन है, संविधान का निर्माण है, ये सारे आधुनिक इतिहास का पार्ट है ना। आधुनिक इतिहास में ये सारी बातें आप पढ़ते होंगे वापस, लेकिन इतनी डिटेल से कोई नहीं पढ़ाता है जितनी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, ये ध्यान से सुन लेना। तो मैंने क्या कहा कि कांग्रेस ने इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को, ध्यान से सुनना, कांग्रेस ने इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से, ध्यान से सुन लेना, पवनार आश्रम है मेरे दोस्तों, कहां पर है, पवनार आश्रम महाराष्ट्र में, और इस पवनार आश्रम से ही 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, है ना। तो यह व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके विरोध में प्रारंभ किया गया था, इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। कहां से किया गया था, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से किया गया था। और आपको इसका सवाल सीधा सीधा बहुत ज्यादा क्या पूछा जाता है कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे था। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, विनोबा भावे था। यह तो बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। आपको पूछ ले दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, तो यह भी बात आप याद रख लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पहले का तो मैंने कहा कई बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, विनोबा भावे। मैं कह रहा हूं दूसरा पूछ ले तो बता देना पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहां पर भी मत रुकना, आपको पूछ ले तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, तो भी आप नाम बता देना, ब्रह्मदत्त था। तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, ब्रह्मदत्त था। तो ये बातें आप किसकी ध्यान रखोगे, अगस्त प्रस्ताव की। तो अंग्रेजों का पहला प्रयास कौन सा था, अगस्त प्रस्ताव। अब देखिएगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक तो पढ़ते हो अगस्त प्रस्ताव, एक पढ़ते हो अगस्त घोषणा, और एक पढ़ते हो अगस्त आंदोलन। ये तीन बातें पढ़ते हो अगस्त के नाम पर, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, अगस्त आंदोलन। अगस्त प्रस्ताव के बारे में तो सारी बातें आप सुन चुके हो। अगस्त घोषणा कब हुई थी, तो ये भी बात सुन लेना, सन 1917 में अगस्त घोषणा। सन 1917 में भारत सचिव था मॉन्टेग्यू। सन 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा अगस्त के महीने में घोषणा की गई थी, उसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। और एक पूछा जाता है अगस्त आंदोलन। तो आप पूछोगे अगस्त आंदोलन कब हुआ, तो इस भारत छोड़ो आंदोलन का ही दूसरा नाम है मेरे दोस्तों, अगस्त आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का ही दूसरा नाम क्या है, अगस्त आंदोलन है, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। अगस्त के नाम पर तीन। तो पहला प्रयास अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव था, जो क्या हो गया, असफल हो गया। अब दूसरा प्रयास अंग्रेजों ने कब किया, जरा ध्यान से सुनना। दूसरा प्रयास हुआ 22 मार्च 1942 को, ध्यान से सुन लेना।
22 मार्च 1942 को किसके द्वारा? सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा। 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसका नाम था क्रिप्स प्रस्ताव। 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया गया मेरे दोस्तों। और इस क्रिप्स प्रस्ताव में अंग्रेजों ने एक बार और संविधान सभा के गठन की बात कही, लेकिन यह बात क्या हो गई? असफल। और यह बात क्या कही और असफल क्यों हुई? अब सुन लेना। 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स प्रस्ताव में क्या कहा कि हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे। हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों ही कार्यकारिणी के लोगों को शामिल किया जाएगा। ध्यान से सुन लेना, है ना। हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों ही कार्यकारिणी के लोगों को शामिल किया जाएगा, यानी दोनों ही धर्मों के लोगों को मिलाकर भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यह बात कौन करता है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स करता है। कौन से प्रस्ताव में करता है मेरे दोस्तों? क्रिप्स प्रस्ताव में करता है। और ध्यान रखना, यह असफल क्यों हुआ? क्योंकि इसकी असफलता का मुख्य कारण यही था कि इसने आते ही दो धर्मों की क्या कर दी? बात कर दी। इसने यह नहीं कहा कि हम सभी भारतीयों को मिलाकर संविधान सभा गठन करेंगे, नहीं, इसने कहा भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों को शामिल किया जाएगा और दोनों ही धर्मों के लोगों को मिलाकर भारत में एक संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन करेंगे। यह बात कौन करता है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स करता है क्रिप्स प्रस्ताव में। और मेरे दोस्तों, इन दो धर्मों की बात के कारण ही मैंने कहा यह प्रस्ताव क्या हो जाता है? असफल। इसकी रीजन यही है और इसीलिए असफल हुआ क्योंकि मैंने कहा ये दो धर्मों की बात कब कर रहा है? 1942 में। और आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1940 में, ध्यान से सुन लेना, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था और पाकिस्तान प्रस्ताव पेश करके भारत का धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी। तो 1940 में तो मोहम्मद अली जिन्ना धर्म के आधार पर भारत के विभाजन की मांग करता है और 1942 में यह आकर भारत में दो धर्मों की बात करता है और इसीलिए इसी के विरोध में बहुत सारे कथन है। ध्यान रखना, यह असफल क्यों हुआ? इन कथनों का सवाल कई बार पूछा जाता है और हमेशा ध्यान रखना, इस क्रिप्स प्रस्ताव का तो हमेशा कथन का ही सवाल पूछा जाता है। कांग्रेस ने क्या कहा कि इस व्यवस्था में पाकिस्तान के निर्माण के बीज निहित है। ध्यान से सुन लेना, बहुत ज्यादा पूछा गया कथन है। इस व्यवस्था में पाकिस्तान के निर्माण के बीज निहित हैं, यानी कि इस व्यवस्था, यानी कौन सी व्यवस्था की बात कर रहा है? क्रिप्स प्रस्ताव की बात कर रहा है। यानी क्या कह रहा है? क्रिप्स प्रस्ताव में तो पाकिस्तान के निर्माण के बीज निहित हैं। साथियों, क्या बोला इसने? कि यह व्यवस्था भारत में संविधान सभा का गठन करने नहीं, यह व्यवस्था भारत का विभाजन करने के लिए, पाकिस्तान का गठन करने के लिए आई, संविधान सभा गठन करने के लिए नहीं, है ना। यह कहा कांग्रेस ने। ठीक है। दूसरा कथन महात्मा गांधी का, जो अभी हाल ही में लेटेस्ट पूछा गया सेकंड ग्रेड के एग्जाम में और आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि बाद की तिथि का चेक, दिवालिया होते बैंक के बाद की तिथि का चेक। तो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी? महात्मा गांधी ने। बहुत ज्यादा पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में हाल ही में पूछा गया है। ठीक है। और तीसरा कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तीसरा कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? दिवालिया होते बैंक के उत्तरी तिथि का चेक, दिवालिया होते बैंक के उत्तरी तिथि का चेक। अब ध्यान रखना, बाद की तिथि का चेक तो किसने कहा? बाद की तिथि का चेक तो कहा किसने? महात्मा गांधी ने। और उत्तरी तिथि का मतलब पहले की तिथि का चेक किसने कहा? पंडित नेहरू ने। और लोग जो विद्यार्थी भ्रमित होते हैं वो गांधी और नेहरू में बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। इस चेक के बारे में जब भी सवाल पूछता है दो ऑप्शन दे देता है। अभी आदमी पूछ लिया, है ना, पोस्ट डेटेड चेक के में, और ऑप्शन नेहरू और गांधी दोनों ही दे दिए। तो जब आपको इंग्लिश टर्मोलॉजी पढ़ लेनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, तो उसमें साफ साफ लिखवा था पोस्ट डेटेड चेक।
और जब पोस्ट डेटेड 6 का जाता है तो गांधी, और उत्तरी तिथि का 6 का जाता है तो, है ना, किसका बताओगे? नेहरू का। और अब देख रहे हो इन कथनों के माध्यम से, इन कथनों में सीधा सीधा तीनों ही कथनों में आप देख रहे हो क्रिप्स प्रस्ताव का क्या हो रहा है? घोर विरोध। कांग्रेस कर रही है, गांधी कर रहा है विरोध, नेहरू कर रहा है, और इन सभी के विरोध के परिणाम स्वरूप क्रिप्स प्रस्ताव भी क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। इन सभी के विरोध के परिणाम स्वरूप मैंने क्या कहा? क्रिप्स प्रस्ताव भी क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। और क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया तो इसके कहने पर भी भारत में संविधान सभा का गठन होता नहीं है। तो मेरे दोस्तों, एक तो संविधान सभा के गठन का पहला प्रयास अगस्त प्रस्ताव, वो हुआ असफल। दूसरा प्रयास कौन सा? क्रिप्स प्रस्ताव, यह भी असफल हुआ। और अब तीसरा प्रयास कौन सा होता है? वो हुआ, जरा ध्यान से सुन लेना, 4 जून 1945 को। कब की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों? 4 जून 1945 को भारत का वायसराय था वेवेल, और इसने अपने नाम पर एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, वेवेल प्रस्ताव, है ना। 4 जून 1945 को भारत के वायसराय वेवेल ने एक प्रस्ताव रखा, वेवेल प्रस्ताव। और इस वेवेल प्रस्ताव में वेवेल ने सीधी सीधी बात बोल दी, और वो क्या बोली? कि जैसे ही दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, वायसराय वेवेल ने वेवेल प्रस्ताव में क्या बोला? कि जैसे ही दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे। जैसे ही दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे, और उस संविधान सभा में उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता की। मैंने कहा ना, अगस्त प्रस्ताव में तो उन्होंने गुली मुली बात कही, अंग्रेजों ने सीधी बात नहीं की, राष्ट्रीय जीवन जैसे शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन इस वेवेल प्रस्ताव में वेवेल तो स्पष्ट शब्दों में कह देता है, और क्या कह देता है? कि जैसे द्वितीय विश्व समाप्त होगा तो हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे, है ना। द्वितीय विश्व समाप्त होगा तो हम भारत में संविधान सभा गठन करेंगे, और उस संविधान सभा में उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल करेंगे जिन्होंने द्वितीय विश्व में ब्रिटेन की सहायता की। तो मैंने कहा इसी कारण तो अगस्त प्रस्ताव भी क्या हुआ था? असफल हुआ था। तो इसका भी, वेवेल प्रस्ताव का भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्या किया? जमकर विरोध किया, और दोनों के विरोध के परिणाम स्वरूप यह वेवेल प्रस्ताव भी क्या हो जाता है मेरे साथियों? असफल हो जाता है। यह वेवेल प्रस्ताव भी क्या हो जाता है? असफल, है ना। और इसके कहने पर भी भारत में संविधान सभा का गठन होता नहीं है। तो अंग्रेजों के द्वारा कैबिनेट मिशन से पहले कितने प्रयास किए गए थे संविधान सभा के गठन के? 3 बता देना। कौन कौन से किए गए थे? मैंने बड़े डिटेल से आपके सामने रखा है। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव और वेवेल प्रस्ताव। और ये तीनों ही प्रयास क्या हुए मेरे दोस्तों? ये तीनों ही प्रयास असफल हुए। और मैं आशा करता हूं कि ये असफल क्यों हुए, ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर? ठीक है। हाँ, तो अब देखेगा ये तीनों ही प्रयास असफल हो चुके हैं, और अब अगला जो प्रयास होगा अंग्रेजों का वो सफल होगा, और उसी के कहने पर भारत में क्या बनेगी? संविधान सभा का गठन होगा। उसी के कहने पर भारत में क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और वो प्रयास कौन सा है? वो प्रयास है कैबिनेट मिशन। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? कैबिनेट मिशन। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो संविधान सभा का गठन ही पढ़ रहे हैं। अभी तक अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? संविधान सभा का गठन ही पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुन लेना। क्लियर? अब अपन संविधान सभा का गठन करेंगे बड़े डिटेल के साथ। किसकी सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन। और अब ये तीनों ही प्रयास असफल क्यों हुए, जरा ध्यान से सुन लेना। मैंने बता ही दिया, लेकिन मूल कारण बता देता हूं कि ये जो तीनों ही प्रयास हुए कब से कब तक हुए? 1940 से 45 के बीच हुए। आप देख रहे हो ये जो तीनों ही प्रयास हुए कब से कब तक? 1940 से 1945 के बीच। और आपको पता है कि 1940 से 1945 के बीच ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एक बहुत बहुत बुरा आदमी था जिसका नाम था चर्चिल। 1940 से 45 के बीच ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल, और यह चर्चिल जिंदगी में चाहता ही नहीं था कि भारत स्वतंत्र हो। यह चर्चिल जिंदगी में चाहता ही नहीं था कि भारत स्वतंत्र हो, ठीक है। और यह चर्चिल चाहता ही नहीं था कि भारत में संविधान सभा का गठन हो। यह तो चर्चिल केवल टाइम पास के उद्देश्य से ये तीनों ही प्रयास लेकर आया, है ना। और इस चर्चिल ने इन तीनों ही प्रयासों में जानबूझकर एक न एक कमी रखी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मैं इन प्रयासों में एक न एक कमी रखूंगा तो इन कमी का भारतीय क्या करेंगे? विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो भारत में संविधान सभा का गठन होगा नहीं,
है ना। विरोध करेंगे तो भारत में संविधान सभा का गठन होगा नहीं, और चर्चिल कहता मैं खुद चाहता हूं गठन हो ही नहीं। ठीक है, ये तो तीनों प्रयास केवल भारतीयों को मैंने कहा ना शांत करने के उपाय थे, बाकी चर्चिल हकीकत में संविधान सभा का गठन नहीं करना चाहता था। क्लियर। तो अब क्या हुआ कि जैसे दुनिया में द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, कब हुआ? 1945 में। द्वितीय विश्व समाप्त होता है 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में क्या होते हैं? चुनाव। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में क्या होते हैं साथियों? चुनाव। और उस चुनाव में सत्ता का क्या हो जाता है? परिवर्तन। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन में चुनाव हुए, और इस चुनाव में क्या हो गया? सत्ता का क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ मेरे दोस्तों, तो चर्चिल की क्या हो जाती है? हार, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है क्लीमेंट एटली। चुनाव में चर्चिल हार जाता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बन जाता है? एटली बन जाता है। ठीक है, और एटली जैसे ही प्रधानमंत्री बना, तो एटली ने भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए कौन से मिशन को भारत भेजा मेरे साथियों? कैबिनेट मिशन को। एटली ने कौन से मिशन को भारत भेजा? कैबिनेट मिशन को। और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में क्या हुआ? संविधान सभा गठन हुआ। लेकिन अब कैबिनेट मिशन को मैंने कहा ना बड़े डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से सुन लेना। पहली बात तो याद रखना, मैंने कहा द्वितीय विश्व समाप्त हुई, ब्रिटेन में चुनाव हुए, और चुनाव में चर्चिल की हार हो जाती है, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है कौन? क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया कौन? क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो यहां से दो प्रकार के सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। वो कौन कौन से? कि जब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अच्छे से याद रखना, क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। और एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि जब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, उस समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी की सरकार थी? तो इसकी पार्टी कौन थी? लेबर पार्टी। ध्यान से सुन लेना साथियों, कौन से पार्टी की सरकार थी यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। और कौन से पार्टी की सरकार थी मेरे दोस्तों? लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, तो दोनों ही बातें याद रखना। अब मैंने कहा जैसे ही क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बना, तो क्लीमेंट एटली था तो अंग्रेज, लेकिन क्लीमेंट एटली इससे पहले जब विपक्ष में बैठा था, चर्चिल सत्ता पक्ष में था तो ये विपक्ष में था, क्योंकि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय का मतलब या तो इस दल की सरकार बनेगी या इसकी बनेगी, और वो द्विदल कौन कौन से हैं? लेबर और कंजर्वेटिव। तो चर्चिल कौन सी पार्टी का था? कंजर्वेटिव का। ये किसका था? लेबर का। तो ये विपक्ष में बैठा भी कई बार चर्चिल से मांग कर चुका था कि अब हमारे को भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए, है ना, और अब भारत में संविधान सभा का गठन भी कर देना चाहिए। ये मांगे कौन कर चुका था? एटली। और अब तो एटली क्या बन चुका है मेरे दोस्तों? अब तो एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन चुका है। क्या बन चुका है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन चुका है। तो जैसे ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना एटली, तो 14 मार्च 1946 को, पहला काम तो सुन लेना, जैसे ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना तो 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन की संसद में, कहां पर? ब्रिटेन की संसद में क्या करता है? एक घोषणा करता है। 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन की संसद में क्या करता है? घोषणा करता है। और इस घोषणा में क्या कहता है? हम भारत को जल्द ही क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। हम भारत को जल्द ही क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है मेरे साथियों। तो पहली बात तो प्रधानमंत्री बनते ही ब्रिटेन की संसद में जाकर 14 मार्च 1946 को घोषणा करता है कि हम भारत को जल्द ही क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। तो ये तो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसको इतिहास में आप एटली की घोषणा के नाम से पढ़ते हो। ये एटली की घोषणा तभी हुई थी। ठीक है, और फिर क्या हुआ? एक तो स्वतंत्रता की घोषणा करता है, और दूसरा भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए कौन से मिशन को भारत भेजता है? कैबिनेट मिशन को। भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए कौन से मिशन को भारत भेजता है? कैबिनेट मिशन को। अब अपने को सारी की सारी कैबिनेट मिशन की सिफारिशें पढ़नी पड़ेगी। कौन सी सिफारिशें पढ़नी पड़ेगी? कैबिनेट मिशन की सिफारिशें पढ़नी पड़ेगी मेरे दोस्तों। ठीक है, और आपको जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो कैबिनेट मिशन का सीधा सीधा प्रश्न क्या पूछता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? और चारों ही बातें कैबिनेट मिशन की दे देता है। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं
तो इन प्रश्नों का आंसर देने के लिए क्या करना पड़ता है? इन प्रश्नों का आंसर अपन तभी दे पाते हैं जब कैबिनेट मिशन की सारी सिफारिशें अपने को अच्छे से याद हो। कैबिनेट मिशन की सारी सिफारिशें अपने को अच्छे से याद हो, तभी अपन ऐसी बातों को हल कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। इसीलिए अब अपन कैबिनेट मिशन को बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो साथियों, पहली बात तो हाँ, अपन कैबिनेट मिशन पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा जैसे ही एटली प्रधानमंत्री बना, एटली ने भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए किसको भेजा? कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंच जाता है। तो पहली बात तो याद रखना कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहां पहुंच जाता है? भारत पहुंच जाता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आ गया। अब दूसरी बात याद रखना, यह कैबिनेट मिशन त्रिसदस्यीय था, है ना। यह कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। लेकिन दूसरी बात याद रखना मेरे दोस्तों कि यह कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था? त्रिसदस्यीय। अभी आपने देखा होगा कैबिनेट मिशन से पहले 3 प्रयास पड़े, लेकिन तीनों में एक एक नाम। अगस्त प्रस्ताव किसने रखा? लॉर्ड लिलिंगटन ने। क्रिप्स प्रस्ताव किसने रखा? सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने। वेवेल प्रस्ताव किसने रखा? वायसराय वेवेल ने। लेकिन कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था? त्रिसदस्यीय। और त्रिसदस्यीय है तो यहां से सीधा सीधा प्रश्न क्या पूछने की संभावना है? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप कब दे पाओगे? जब तीनों ही सदस्यों के नाम याद होंगे। नंबर 1 याद रख लेना, सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन कौन थे तीनों लोग जिसमें नंबर 1 नाम क्या है? सर पैट्रिक लॉरेंस। ये सर पैट्रिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन का क्या था मेरे दोस्तों? इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था सर पैट्रिक लॉरेंस। अब देखिएगा, एक तो अपन पढ़ रहे हैं सर पैट्रिक लॉरेंस, जो तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष है, और एक आपने पढ़ा होगा सर पैट्रिक लॉरेंस, है ना। और सर पैट्रिक लॉरेंस का नाम भी आपने पढ़ा होगा। सर पैट्रिक लॉरेंस कौन? सर पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। लेकिन अभी पैट्रिक लॉरेंस नाम याद रखना। नंबर दूसरा कौन भैया? अभी आपने नाम पढ़ा होगा स्टेफर्ड क्रिप्स का, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स एटली की सरकार में व्यापार मंत्री था, ठीक है। और तीसरा सदस्य कौन मेरे दोस्तों? तीसरा एवी अलेक्जेंडर। कौन था? एवी अलेक्जेंडर। और एवी अलेक्जेंडर कैसा व्यक्ति था? एवी अलेक्जेंडर एटली की सरकार में नौसेना मंत्री था। तो यह त्रिसदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा कब? 24 मार्च 1946 को, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन के भारत आने का उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? कैबिनेट मिशन का भारत आने का उद्देश्य है भारत में संविधान सभा का क्या करना? गठन करना। भारत में संविधान सभा का क्या करना? गठन करना। संविधान सभा के गठन के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत आया कब, कितने लोग, ये तो पता चल गया। अब इस कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशें रखी। भाई संविधान सभा गठन करने के लिए आया तो सिफारिशें रखेगा ना। इसने अपनी क्या रखी? सिफारिशें। और सिफारिशें रखी कब? ठीक है, ध्यान से सुनना। सिफारिशें रखता है कब? 16 मई 1946 को। इस कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशें कब रखी पूछ ले तो 16 मई 1946 को अपनी ये सिफारिश रखता है। और सिफारिश रखते हुए कैबिनेट मिशन क्या कहता है? हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे। हम भारत में एक संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन करेंगे। और इस संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होंगे। हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे और इस संविधान सभा में टोटल लोग कितने होंगे? 389, 389 लोगों को मिलाकर भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यह कौन कहता है? कैबिनेट मिशन कहता है। तो अब यहां से पहला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया? तो 389। कितने सदस्यों की? 389, 389 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि 389 सदस्यों से मिलकर संविधान सभा बनेगी, लेकिन ये 389 सदस्य आएंगे कहां से? तो इसने इसका भी रिप्लाई दिया, इसका भी जवाब दिया। ये कहा 389 सदस्य कहां से आएंगे? तो पहली बात तो क्या बोली?
292 सदस्यीय प्रांतों से बुलाए जाएंगे। 292 सदस्य कहां से आएंगे? प्रांतों से। नंबर दूसरा 93 सदस्य कहां से आएंगे? देशी रियासतों से। कहां से आएंगे? देशी रियासतों से। ठीक है, और पीछे बच गए कितने मेरे भाइयों? 4। और 4 सदस्य कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से। उस समय अभी के केंद्र शासित प्रदेश, उस समय के आपको बता देते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, एक ही बात है ना। ये 3 सदस्य यहां से आएंगे। टोटल कितने सदस्य? 389 सदस्यों से मिलाकर भारत में संविधान सभा गठन होगा। लेकिन इन 389 सदस्यों में पूछ ले कहां से कितने कितने आएंगे, तो 292 प्रांतों से, 93 रियासतों से, और 4 सदस्य कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से। अब देखेगा प्रांतों से कितने सदस्य बुलाए जा रहे हैं? 292। अब आपको ना तो 292 प्रांतों का नाम याद रखना है और न ही आप रख पाओगे, ऐसा उल्टा काम आपने करना ही नहीं है। क्लियर? नंबर दूसरा, रियासतें भी कितनी? 93। कोई जिंदगी में नाम नहीं पूछेगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं मेरे दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश मात्र कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश मात्र 4 है। केंद्र शासित प्रदेश मात्र कितने? 4 है। तो इन 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपसे पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे। तो चारों के नाम आपको बता देता हूं। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे आपको बता दूं। एक तो है अजमेर मेरवाड़ा, ध्यान से सुन लेना, है ना। अजमेर मेरवाड़ा, जिसका विलय बाद में कहां पर किया मेरे दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया कहां पर? अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया बाद में राजस्थान में। अभी अजमेर मेरवाड़ा कहां पर है? राजस्थान में। क्लियर? नंबर दूसरा कौन सा? नंबर दूसरा है कुर्ग, ध्यान से सुन लेना। नंबर दूसरा कौन सा है? कुर्ग। ठीक है, और ये कुर्ग वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में कर्नाटक में। ठीक है, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बलूचिस्तान। कौन सा है? बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में, क्योंकि बात 1946 की विभाजन से पहले की है। ठीक है, और चौथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली वर्तमान में दिल्ली में ही है। ठीक है, ये याद रख लेना आप तो। ठीक है, अब देखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 4। कौन कौन से? अजमेर मेरवाड़ा, जिसका विलय बाद में राजस्थान में हुआ, कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में, तीसरा बलूचिस्तान, और चौथा दिल्ली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब देखिएगा प्रांतों से 292, 292, रियासतों से 93, केंद्र शासित प्रदेशों से 4। अब 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन के? ये आप पढ़ गए। लेकिन रियासतों से कितने प्रतिनिधि आए मेरे भाइयों? रियासतों से प्रतिनिधि आए 93। रियासतों से कैबिनेट मिशन संविधान सभा में कितने सदस्यों को बुला रहा है? 93 सदस्यों को। अब मेरे को बताइएगा, एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि क्या उस समय भारत में 93 रियासतें ही थी क्या? क्या भारत में रियासतों की संख्या 93 ही थी क्या? 93 थी क्या? नहीं, भारत में रियासतों की संख्या 93 नहीं थी मेरे दोस्तों। भारत में रियासतों की संख्या 93 नहीं थी। तो आप कहते हो कितनी थी फिर बताओ, है ना। उस समय भारत में रियासतों की संख्या थी 562। उस समय भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? 562। लेकिन संविधान सभा में प्रतिनिधि कितने बुलाए? 93। आप कहते क्यों 93 क्यों बुलाए? फिर 562 रियासतें थी तो 93 प्रतिनिधि क्यों बुलाए? क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन ने एक शर्त रख ली थी। कैबिनेट मिशन ने क्या रख ली थी? एक शर्त। और वो क्या रख ली थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर, ध्यान से सुन लेना मेरे साथियों, 10 लाख की जनसंख्या पर किसी एक प्रतिनिधि को ही संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर किसी एक प्रतिनिधि को ही संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, हां, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख होगी वहीं से संविधान सभा में आदमी बुलाया जाएगा। और आपको पता है कि प्रत्येक रियासत की जनसंख्या 10 लाख नहीं थी, और प्रत्येक रियासत की जनसंख्या 10 लाख नहीं थी, तो इसीलिए प्रतिनिधि कितने आए? 93। इस बात को लेकर कैबिनेट मिशन और रियासती प्रतिनिधियों के बीच क्या हुआ? झगड़ा, यानी कि विवाद। विवाद किस बात को लेकर हुआ? विवाद इस बात को लेकर हुआ कि कैबिनेट मिशन ने तो कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर कितना प्रतिनिधि बुलाया जाएगा? 1। लेकिन
रियासती प्रतिनिधियों ने क्या कहा कि हमारी एक रियासत से तो एक आदमी आना ही चाहिए, हमारी एक रियासत से तो एक आदमी आना ही चाहिए, प्रत्येक रियासत से एक आदमी आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कैबिनेट मिशन ने कहा 10 लाख की जनसंख्या पर कितना बुलाया जाएगा, एक। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच क्या हुआ, विवाद हुआ। अब आप मेरे से सवाल पूछोगे कि जब इस बात को लेकर विवाद हुआ तो इसका कोई सॉल्यूशन, समाधान निकला? नहीं, इसका कोई समाधान नहीं निकला, ठीक है। और इसका समाधान नहीं निकालते हुए कैबिनेट मिशन ने रियासती प्रतिनिधियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कैबिनेट मिशन ने रियासतों की मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और बिना ध्यान देते हुए जुलाई 1946 में, ध्यान से सुन लेना, जुलाई 1946 में संविधान सभा के क्या प्रारंभ करवा दिए, चुनाव प्रारंभ करवा दिए। जुलाई 1946 में संविधान सभा के क्या प्रारंभ करवा दिए मेरे दोस्तों, चुनाव प्रारंभ करवा दिए, है ना, बिना रियासतों की मांगों की तरफ ध्यान देते हुए। अब देख लो, कैबिनेट मिशन रियासत की मांगों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। और जुलाई 1946 में क्या प्रारंभ करवा दिए इसने, चुनाव प्रारंभ करवा दिए। तो अब जैसे ही चुनाव प्रारंभ करवा दिए, रियासतों की मांगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो अब क्या हुआ आप कहोगे? अब यह हुआ कि रियासतों ने चुनाव का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, है ना। रियासतों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो रियासतों ने चुनाव का क्या कर दिया मेरे साथियों, रियासतों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार कर दिया तो फिर कितनी सीटों पर चुनाव हुए, 296 सीटों पर क्या करवाए गए, चुनाव करवाए गए। 296 सीटों पर क्या करवाए गए, चुनाव। तो दूसरी बात यहां पर निकल के आती है, आपको अच्छे से याद रखना है। पहला प्रश्न आपसे पूछ ले कि कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था, तो 389, जो अभी मैंने बताया पहले। लेकिन दूसरा प्रश्न आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए, तो 296। संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए, 296। आप कहते हो क्यों? क्योंकि रियासतों ने चुनाव का क्या कर दिया, बहिष्कार। अब देखिएगा, मेरे को बताओ ये चुनाव कब हो रहा है, जुलाई 1946 में हो रहा है। यह चुनाव कब हो रहा है, जुलाई 1946 में हो रहा है। यानी कि सीधी सीधी बात समझना, यह चुनाव विभाजन से पहले हो रहा है, यह चुनाव विभाजन से पहले हो रहा है। तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, चुनाव कब हो रहा है, जुलाई 1946 में, कितनी सीटों पर हुए, 296 की सीटों पर। लेकिन अभी बताऊंगा परिणाम कब आया, कैसे हुआ, सारी बातें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं कि चुनाव विभाजन से पहले हो रहे हैं, जुलाई 1946 में हो रहे हैं, तो आपसे कोई सवाल ये पूछ ले कि क्या संविधान सभा के चुनाव में, क्या संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? क्या संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, हां या नहीं? अगर प्रश्न ये पूछ ले तो क्या बताओगे, बता देना, बिल्कुल लिया था। क्या संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? बिल्कुल यस, लिया था। तो अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न ये हुआ कि मैंने जैसे ही कहा कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया, तो आप मेरे से प्रश्न क्या पूछोगे, आप मेरे से प्रश्न ये पूछोगे कि मुस्लिम लीग तो लगातार पाकिस्तान के गठन की मांग कर रही थी, मुस्लिम लीग तो लगातार पाकिस्तान के गठन की मांग कर रही थी, और यह तो संविधान सभा भारत के लिए बन रही थी। तो इस भारत के लिए बन रही संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग क्यों लिया? क्योंकि आपको बता दूं कि बिल्कुल यह जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत आया, तो कैबिनेट मिशन के सामने मुस्लिम लीग ने कहा कि आपको संविधान सभा एक नहीं, संविधान सभा कितनी बनानी है, 2। एक तो भारत के लिए, दूसरी पाकिस्तान के लिए। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग को सिरे से क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था मेरे दोस्तों। कहा कि कोई संविधान सभा पाकिस्तान के लिए नहीं है, रहना है तो भारत में रहना है, नहीं तो चुपचाप पड़े रहो। और पाकिस्तान के गठन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था कैबिनेट मिशन ने। और उनके मांग की तरफ बिना ध्यान देते हुए इसने तो संविधान सभा के क्या प्रारंभ करवा दिए थे, चुनाव, है ना। उसने तो चुनाव प्रारंभ करवा दिए और कहा कि कोई विभाजन नहीं है, रहना तो यही रहना है। तो अब देख लो, बिना मांगों की तरफ ध्यान देते हुए सीधे क्या करवा रहा है, चुनाव। तो मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा कि भाई अगर अपन कल के दिन चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो भी तो कोई मिलना तो जाना है नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो चुनाव करवाएगा। तो क्यों ना एक बार संविधान सभा के चुनाव में भाग लेके
अपनी औकात का तो पता करें। अपनी औकात का मतलब संविधान सभा के चुनाव में भाग लेके ये तो देखें कि हमारे को कितनी सीटें मिलती है। संविधान सभा के चुनाव में भाग लेके ये तो देखें कि हमारे को कितनी सीटें मिलती है। अगर संविधान सभा के चुनाव में सर्वाधिक सीटें जो कोई जीतेगा, मुस्लिम लीग को यह पता था कि जो कोई सर्वाधिक सीटें जीतेगा वही भारत पर क्या करेगा, शासन करेगा। तो मुस्लिम लीग को लगा कि अगर संविधान सभा के चुनाव में सर्वाधिक सीटें हमने जीत ली तो पाकिस्तान जाके क्या करेंगे, हमारे लिए तो यही पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें जीतेगा वही भारत पर क्या करेगा, शासन करेगा। वही भारत पर क्या करेगा साथियों, शासन करेगा। इसी उद्देश्य से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया, है ना। और चुनाव करवाए गए जुलाई 1946 में। कितनी सीटों पर हुए? 296। अब ये 296 सीटों पर जैसे ही चुनाव हुए तो अगस्त में चुनाव का क्या आया, अगस्त के फर्स्ट वीक में संविधान सभा के चुनाव का परिणाम आया, है ना। और परिणाम में क्या देखने को मिला? परिणाम में आपको यह देखने को मिला, रिजल्ट में क्या देखने को मिला, यह देखने को मिला कि इसमें से नंबर 1 208 सीटें किसको मिल गई? कांग्रेस को। जरा ध्यान से सुनना, 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को। नंबर दूसरा स्थान 73 सीटें किसको मिली? मुस्लिम लीग को। और नंबर तीसरा 15 सीटें किसको मिल गई? अन्यों को। अब अन्यों में निर्दलीय भी है और बहुत सारी ऐसी पार्टियां भी है जिनको एक एक सीट भी मिली है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां भी जिनको एक एक सीट भी मिली है ना। और निर्दलीय भी साथ है, 15 सीटें अन्यों को मिली। अब देखो रिजल्ट क्या आया। मैंने कहा 208 सीटें किसको मिल रही है? कांग्रेस को। 73 किसको मिल रही है? लीग को। और 15 सीटें किसको मिल रही है? अन्य को। इसका मतलब सर्वाधिक सीटें किसके पास है? कांग्रेस के पास। अब इसका मतलब यह तय हो चुका था कि भारत में तो वही होगा जो कांग्रेस चाहेगी। भारत में तो वही होगा जो कांग्रेस चाहेगी। तो रिजल्ट लीग की आशा के अनुरूप नहीं रहा, है ना। रिजल्ट जो आया वो लीग की आशा के अनुरूप नहीं रहा, लीग की इच्छा के अनुसार रिजल्ट नहीं रहा भैया। तो लीग की आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं रहा तो क्या हुआ? अब जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने कहा लीग की आशा के अनुरूप तो रिजल्ट रहा नहीं। तो अब लीग के लोगों ने कहा कि अब लो चुनाव में भाग लेके भी देख लिया, यहां तो कुछ मिलना जाना नहीं है। तो अब तो लीग ने क्या कहा, अब तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। तो फिर एक कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे ही रिजल्ट आया तो 16 अगस्त 1946 को, इसी परिणाम के विरोध में, ध्यान से सुन लेना, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आपसे कई बार पूछा जाता है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त को कौन सा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। कई बार आपको इतिहास में पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया? 16 अगस्त को। और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाकर मुस्लिम लीग ने क्या करवाया? संपूर्ण भारत को आग की लपटों में झोंक दिया और संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए। पूरे ही भारत में क्या कर दिए? सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए और जगह जगह हिंदू और मुस्लिमों को आपस में झगड़ा दिया। भारत की स्थिति यह हो चुकी थी कि जगह जगह हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे और मर रहे थे। मारकाट मची हुई थी संपूर्ण भारत में, है ना। अब जैसे ही लूट मार मची, मारकाट मची, हर जगह हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ लड़ के मर रहे थे। पूरा भारत सांप्रदायिक आग की लपटों में समा चुका था। तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था एटली और भारत का वायसराय था वेवेल। एटली ने वेवेल को कहा कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, स्थिति को संभालो, है ना। तो वेवेल ने बहुत स्थितियां संभालने की कोशिश की लेकिन स्थितियां कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो वेवेल ने कहा साहब मेरे से तो स्थितियां कंट्रोल नहीं हो रही है। तो एटली ने तुरंत, अब ध्यान से सुनना, विभाजन क्यों हुआ? विभाजन इसी कारण हुआ भारत का। अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, है ना। एटली ने तुरंत वेवेल को ब्रिटेन बुला दिया और भारत का नया वायसराय बना के भेजा माउंटबेटन को। किसको भेजा? माउंटबेटन को, ठीक है। और माउंटबेटन को जाके कहा कि माउंटबेटन को कहा कि तू जाके ये सांप्रदायिक दंगे बंद करवा। भारत में जो बिना फालतू के लोग मर रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, फालतू में मारकाट मचा रही है, उसको बंद कर। अब जैसे ही माउंटबेटन भारत आया तो एक तरफ बैठा था मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरी तरफ बैठे थे गांधी, है ना। माउंटबेटन आके मिलता है मोहम्मद अली जिन्ना से। तो जैसे ही माउंटबेटन मोहम्मद अली जिन्ना से मिला
तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि अगर दंगे बंद करवाने हैं तो मात्र एक ही विकल्प है। अगर आपको दंगे बंद करवाने हैं तो मात्र एक ही विकल्प है, और वो विकल्प क्या है? वो विकल्प है पाकिस्तान का गठन। पाकिस्तान का गठन कर दो, दंगे बंद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरी बात पर चर्चा ही मत करना। बस अगर दंगे बंद करने तो एकमात्र विकल्प है, वो क्या है? पाकिस्तान का गठन कर दो। मैंने कहा दंगे बंद हो जाएंगे। ये तो बात कही किसने? ये तो बात कही किसने? ये तो बात कही जिन्ना ने। अब दूसरी तरफ बैठे महात्मा गांधी, माउंटबेटन आया गांधी के पास, है ना, और गांधी ने क्या बोला? भारत का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा। भारत का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा। अब माउंटबेटन पसोपेश में फंस गया। माउंटबेटन पसोपेश में फंस गया। पसोपेश पे कैसे फंस गया? तो माउंटबेटन का अब करें क्या मेरे भाई? एक तो कह रहा है कि गठन करना है पाकिस्तान का तो ही दंगे बंद होंगे, अन्यथा दूसरा विकल्प ही नहीं है, मेरे सामने चर्चा ही मत करो। और एक कह रहा है कि मेरे जीते जी मैं भारत का विभाजन होने नहीं दूंगा। तो अब एक तो कह रहा है करना है और दूसरा कह रहा है नहीं करना है। अब क्या करें? ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर गांधी वापस माउंटबेटन से मिलता है। गांधी वापस माउंटबेटन से मिलता है ना, और गांधी माउंटबेटन को क्या कहता है कि तू जाकर मोहम्मद अली जिन्ना को बोल, तू जाकर मोहम्मद अली जिन्ना को बोल कि गांधी मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री देखना पसंद करता है। जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। गांधी ने क्या कहा मोहम्मद अली जिन्ना को, सॉरी माउंटबेटन को कहा कि तू जाके जिन्ना को बोल कि महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री देखना पसंद करता है, लेकिन भारत का विभाजन मेरे को स्वीकार नहीं है। लेकिन भारत का विभाजन मेरे को स्वीकार नहीं है। तो अब देख लो, महात्मा गांधी जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी हो गया था भारत का। लेकिन जैसे इस बात का पता चला सरदार पटेल और पंडित नेहरू को, जैसे इस बात का पता चला सरदार पटेल और पंडित नेहरू को, तो वो आए माउंटबेटन के पास और कहा कि इस बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है, तुम कहीं जाके ये जिन्ना को प्रधानमंत्री का पद ऑफर मत कर देना। अगर मोहम्मद अली जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो नेहरू और पटेल क्या करेंगे? फिर आप ऐसी गलती मत कर देना। और पटेल गया सीधा गांधी के पास, है ना, और पटेल ने गांधी को जाकर क्या कहा? पटेल ने गांधी को कहा कि अभी तो आप कह रहे हो कि मैं एक पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा, अभी तो आप कह रहे हो मैं एक पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा, और अगर आपने अभी फिलहाल वर्तमान में अगर एक पाकिस्तान बनने से रोका तो कल भारत हजारों पाकिस्तान में बंट जाएगा। अगर आपने इन स्थितियों में भारत का एक विभाजन रोका, यानी कि एक पाकिस्तान बनने से रोका, तो कल के दिन भारत हजारों पाकिस्तान में बंट जाएगा, यानी कि फिर भारत का एक टुकड़ा नहीं होगा, 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए पटेल ने गांधी को कहा कि भलाई इसी में है, एक पाकिस्तान बनने दिया जाए। तो पटेल के समझाने पर गांधी क्या हो जाता है? मान जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, और मान जाता है। और 3 जून 1947 को, जरा ध्यान से सुन लेना, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर, बात याद रखना, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर भारत का क्या होता है? विभाजन होता है। तो भारत का विभाजन कौन सी योजना की सिफारिश पर हुआ था? माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर। यह ध्यान रखना। तो इसीलिए आपसे पूछ ले कि क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया था? बिल्कुल यस लिया था। क्यों लिया था इसका रीजन मैंने बता दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बता दिया। अब देखेगा ये चुनाव परिणाम आया, और चुनाव परिणाम में क्या देख रहे हो आप? चुनाव परिणाम ये देख रहे हो, 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें किसको मिली? लीग को मिली, और 15 सीटें किसको मिली? अन्यों को मिली। अब मैंने कहा अन्यों में बहुत सारी पार्टियां और निर्दलीय दोनों ही है, लेकिन यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत शानदार है, वो आप याद रखना। वो ये है कि संविधान सभा के चुनाव में भाग लेने वाला, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, संविधान सभा के चुनाव में भाग लेने वाला एकमात्र ऐसा कौन सा दल था? संविधान सभा के चुनाव में भाग लेने वाला एकमात्र ऐसा कौन सा दल था जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला,
जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। प्रतिनिधित्व मतलब एकमात्र ऐसा दल था जिसने संविधान सभा के चुनाव में भाग तो लिया लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाया, यानी खाली हाथी आया और खाली हाथी चला गया। वो एकमात्र ऐसा दल था जिसका नाम आप याद रखना साथियों, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा एकमात्र ऐसी पार्टी थी, है ना, जिसको प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं मिला था, एक भी सीट नहीं जीत गया। और इस हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। यह हिंदू महासभा एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने संविधान सभा के चुनाव में भाग तो लिया लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। क्लियर? फिर देखिएगा अगली बात, वो ध्यान से सुनना। संविधान सभा के चुनाव कैसे हुए थे? तो मैंने शुरुआत में बताया संविधान सभा के चुनाव कैसे हुए थे? अप्रत्यक्ष तरीके से हुए थे। संविधान सभा के चुनाव कैसे हुए मेरे दोस्तों? अप्रत्यक्ष तरीके से। संविधान सभा के चुनाव करवाने वाला अधिकारी कौन था? ध्यान से सुनना, यह भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। संविधान सभा के चुनाव करवाने वाला अधिकारी कौन था? तो नाम याद रखना, संविधान सभा का चुनाव करवाने वाला अधिकारी HVR अयंगर था। संविधान सभा का चुनाव करवाने वाला अधिकारी कौन था? HVR अयंगर। संविधान सभा के चुनाव में मतदाताओं की कितनी श्रेणियां बनाई गई? तो मतदाताओं की 3 श्रेणियां बनाई गई थी। कौन कौन सी? नंबर 1 जनरल सामान्य, जिसमें सभी आ जाते हैं। नंबर 2 मुस्लिमों के लिए अलग से एक श्रेणी बनी थी, कैटेगरी। और नंबर 3 मतदाताओं की श्रेणी बनी थी किसके लिए? सिखों के लिए। कौन सी? सिख। लेकिन मेरे दोस्तों सिख श्रेणी केवल पंजाब प्रांत में ही काम करेगी, अन्य जगह सिख कौन सी कैटेगरी बनाते थे? सामान्य में। तो तीनों ही बातें याद रखना। संविधान सभा के चुनाव में चुनाव करवाने का तरीका कौन सा? अप्रत्यक्ष। संविधान सभा के चुनाव करवाने वाला अधिकारी कौन? HVR अयंगर। और संविधान सभा के चुनाव में मतदाताओं की कितनी श्रेणियां बनाई गई थी? 3। क्लियर? और अब एक बात याद रखना कि संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए? अभी आपने कहा 296, 296 सीटों पर। लेकिन साथियों अब ना तो आप 296 यानी 296 सदस्यों के नाम याद रख पाओगे और न ही वो कहां से जीत कर आए ये याद रख पाओगे। लेकिन एक प्रश्न अगर आपने पुराने पेपर देखे तो एक आदमी का चुनाव क्षेत्र बहुत ज्यादा पूछा गया है और वो एक का ही पूछता है हमेशा ही बार बार। और वो किसका पूछता है? वो पूछता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से शामिल हुए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से शामिल हुए थे, है ना। अब कहीं पर भी अपन लूसेंट पढ़ते हैं तो बॉम्बे बताता है, राय पढ़ते हैं तो बंगाल बताता है, कोई टीचर आता है मुंह ऊंचा करके बंगाल बता के चला जाता है, कोई आता है बॉम्बे बता के चला जाता है। लेकिन विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभी भी कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि अंबेडकर का हकीकत में चुनाव क्षेत्र है कौन सा, बंगाल है कि बॉम्बे है ना। और मैंने कहा अंबेडकर का ही क्यों पूछा जाता है? इसका रीजन यही है, इसका रीजन यही है कि कोई बंगाल बताता है, कोई बॉम्बे बताता है। ऐसा क्यों बताते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? सारी डिटेल से मैं अभी आपके सामने चर्चा करने वाला हूं, सारी डिटेल से बात करने वाला हूं कि अंबेडकर का ही चुनाव क्षेत्र क्यों पूछा जाता है। इसलिए नहीं पूछा जाता है कि अंबेडकर संविधान निर्माता था, नहीं, इसलिए पूछा जाता है कि विद्यार्थी अधिकांशतः ऐसे सवालों का आंसर गलत देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग बंगाल और कुछ लोग बॉम्बे क्यों बताते हैं, सारी डिटेल से चर्चा करूंगा। आज के बाद आप जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां पर पूरी बात कर रहा हूं आपके सामने, वो ये है कि अंबेडकर जब पहली बार संविधान सभा का चुनाव लड़े, वो लड़े थे बॉम्बे से। अंबेडकर जब पहली बार संविधान सभा का चुनाव लड़े, कहां से लड़े मेरे दोस्तों? बॉम्बे से। कौन से प्रत्याशी के रूप में लड़े? निर्दलीय। ध्यान से सुनना, हाँ, अंबेडकर न तो कांग्रेस की तरफ से न लीग की तरफ से, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और हुआ क्या? हार गए। अंबेडकर संविधान सभा का चुनाव लड़े बॉम्बे से, कौन से प्रत्याशी के रूप में लड़े? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और परिणाम में क्या हो गया? हार गए। अब देखिएगा, यहां पर एक बात बड़ी जटिल है, आपके मन में एक बहुत बड़ी बात उपज रही होगी। वो क्या है कि मैं कह रहा हूं अंबेडकर संविधान सभा का चुनाव हार गए, इसका मतलब अंबेडकर संविधान सभा में शामिल हो ही नहीं रहे। तो आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि अंबेडकर अगर संविधान सभा में शामिल नहीं हो रहे तो संविधान का निर्माण कौन करेगा? अंबेडकर अगर संविधान सभा में शामिल नहीं हो रहे तो संविधान का निर्माण कौन करेगा? संविधान का निर्माण करने का ठेका तो कांग्रेस के पास है। और आपको पता है ये कौन से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में।
कांग्रेस को तो कोई टेंशन नहीं, हार गए तो हार गए, जीता कांग्रेस का ही था बॉम्बे से। अंबेडकर को हराया कांग्रेस के प्रतिनिधि थे एमआर जयकर ने, एमआर जयकर जीता था और अंबेडकर हारे थे, है ना। तो कांग्रेस वालों को कोई टेंशन नहीं थी। तो आपको पता है ना, आप एक सवाल पूछोगे फिर कि फिर टेंशन तो थी ना, संविधान कौन बनाएगा। तो मैं एक बात और बता देता हूं आपको, वो ये बता देता हूं कि पहले अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाने का कोई प्लान नहीं था। पहले अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि एक प्रश्न आपको बार बार पूछा गया होगा साथियों, वो ये प्रश्न पूछा गया होगा कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, और आपने कई बार आंसर दिया। अभी मैं बताऊंगा संविधान का निर्माण टॉपिक जब अपन पढ़ेंगे। संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने। तो संविधान निर्माण का काम तो बी.एन. राव के नेतृत्व में कर चुके थे काम शुरू। तो फिर आप कहते हो फिर अंबेडकर को काम क्यों दिया? तो अब सुन लो काम क्यों दिया, है ना, पूरी डिटेल। अब मैंने कहा बॉम्बे से चुनाव लड़ा, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हार गए। फिर क्या हुआ? फिर मुस्लिम लीग को दया आ गई। किस पर आई? अंबेडकर पर। और मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधि जीता गया था बंगाल। मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि जीता हुआ बंगाल, और बंगाल में भी एक क्षेत्र जिसका नाम था जैसुर कुलना। आप पूरा नाम सुन लेना, बंगाली ऑप्शन आता है लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूं। जैसुर कुलना, ये बंगाल बंगाली था। इस समय विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल पूरी बंगाल हुआ, पहले बंगाल बंगाली था, ठीक है। इस बंगाल का एक पूरी बंगाल का क्षेत्र था जैसुर कुलना, जहां से जीता हुआ था लीग का प्रतिनिधि। लीग के जैसुर कुलना वाले प्रतिनिधि को लीग के मुखियाओं ने कहा कि भाई तू तेरे पद से इस्तीफा दे और ये जैसुर कुलना वाली सीट खाली कर। किसके लिए? अंबेडकर के लिए। तो लीग वालों ने जैसुर कुलना वाली सीट खाली करवा के किसको चुना? अंबेडकर को। कहां से? जैसुर कुलना से। तो अंबेडकर ने चुनाव तो कहां से लड़ा? बॉम्बे से। लेकिन संविधान सभा में शामिल कहां से हुआ? बंगाल से, है ना। क्यों? क्योंकि बॉम्बे से तो क्या हो गया था? हार गया था। अब ये तो बात थी विभाजन से पहले की, लेकिन अब आगे क्या हुआ जरा ध्यान से सुनना। आगे ये हुआ कि जैसे ही 3 जून 1947 को भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान बना, तो ये जैसुर कुलना मैंने कहा ना पूरी बंगाल का हिस्सा था, और पश्चिम बंगाल तो भारत में रह गया और पूरी बंगाल नया राष्ट्र बन गया था, पूरी पाकिस्तान, जो 1971 में बांग्लादेश बना। पहले बांग्लादेश नहीं था, पहले बांग्लादेश पूरी पाकिस्तान था, अपने तरफ दोनों ही तरफ पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तान। तो यह जैसुर कुलना कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो अब आपको पता है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद भारत में संविधान सभा का क्या हुआ? पुनर्गठन। संविधान सभा का क्या हुआ? पुनर्गठन। और पुनर्गठन में बॉम्बे से किसका आदमी जीता हुआ था? बॉम्बे से कांग्रेस का आदमी जीता हुआ था, जिसका नाम था एमआर जयकर। कांग्रेस वालों ने इस एमआर जयकर को कहा कि तू तेरे पद से क्या दे? इस्तीफा। एमआर जयकर से क्या लिया? त्यागपत्र। हाँ, विभाजन के बाद की बात कर रहा हूं। और एमआर जयकर से त्यागपत्र लेके अंबेडकर को कहां से शामिल किया? अंबेडकर को विभाजन के बाद बॉम्बे से शामिल किया। तो अब आप पूरी कहानी समझेंगे। पहले चुनाव बॉम्बे से लड़ा, हार गया। शामिल कहां से हुआ? लीग की मेहरबानी से बंगाल से हुआ। लेकिन जहां से बंगाल से शामिल हुआ वो विभाजन के बाद कहां चली गई? पाकिस्तान में। तो विभाजन के बाद जब माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, उसी पुनर्गठन में बॉम्बे से शामिल होता है अंबेडकर। तो आप कहते हो फिर आपने तो बंगाल और बॉम्बे दोनों ही बता दिया, तो प्रश्न कैसे पूछेगा, आंसर कैसे देना है, दोनों ही बातें सुन लेना। वो इस तरीके से देना मेरे साथियों कि पहला तो सीधा सीधा प्रश्न क्या पूछता है? अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र था, संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र था। आपको आंख बंद करके बंगाल आंसर देना है। भले ही बॉम्बे आंसर दिख रहा है, आपको बंगाली करना है। लेकिन कई बार प्रश्न अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है संभावित प्रश्न ये पूछ ले कि भारत के विभाजन के बाद अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र था, तो बॉम्बे बताना है। अगर सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है कि अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र था, तो बंगाली करना है। लेकिन भारत के विभाजन के बाद अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र पूछ ले तो क्या बताना है? बॉम्बे बताना है। क्लियर? इसीलिए मैंने कहा ना, किसका निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाता है मेरे दोस्तों? अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाता है। किसका निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाता है? अंबेडकर का। रीजन यही है कि बड़ा कंफ्यूज भरा अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र रहता है। क्लियर? और अब संविधान सभा के बारे में कुछ और बातें हैं, जरा ध्यान से सुन लेना। वो ये है कि संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से जीत कर आए थे? आपने चुनाव का रिजल्ट देखा, टोटल 208 सीटें मिली, है ना। कांग्रेस को 73, मुस्लिम लीग को 15, अन्य को, सारी बातें मैंने कर ली। लेकिन अब बात ये उठती है कि सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से जीत कर आए?
तो संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से जीत कर आए थे मेरे दोस्तों। कहां से जीत कर आए? संयुक्त प्रांत से। और संयुक्त प्रांत से कितने प्रतिनिधि जीत कर आए? 55। अब आप कहते हो संयुक्त प्रांत जो नाम बता रहे हो वो आज तो दिख ही नहीं रहा है। वर्तमान का उत्तर प्रदेश उस समय का संयुक्त प्रांत था। सर्वाधिक कहां से? संयुक्त प्रांत से 55। फिर आपसे पूछा जाता है संविधान सभा में न्यूनतम प्रतिनिधि कहां से आए? तो न्यूनतम आए भैया असम से। संविधान सभा में न्यूनतम प्रतिनिधि कहां से आए? असम से। कितने? 8। क्लियर। और फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा में राजस्थान से कितने प्रतिनिधि आए? तो जरा अच्छे से याद रखना, राजस्थान में 11 + 1 यानी कि टोटल 12 प्रतिनिधि आए। संविधान सभा में राजस्थान से कितने प्रतिनिधि? 11 + 1 12। अब आप कहते हो 11 + 1 क्यों? 11 थे मनोनीत और 1 था निर्वाचित। अब मैंने कहा यहां से भी कई बार प्रश्न थोड़ा सा उल्ट फेर करके पूछ लिया जाता है। कई बार तो सीधा, आज तक तो सीधा ही प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए, आपको 12 बताना है। लेकिन कल के दिन आपको अपने एग्जाम में प्रश्न ये पूछ ले कि संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने सदस्य मनोनीत हुए, तो 11 बताना है ना, क्योंकि रियासतों से मनोनीत हुए। और संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने सदस्य निर्वाचित हुए? 1। और ये जो निर्वाचित हुआ वो कहां से हुआ? वो हुआ अजमेर मेरवाड़ा से। ये अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था ना। हाँ, निर्वाचित कहां से हुआ? अजमेर मेरवाड़ा से हुआ। और ये अजमेर मेरवाड़ा से कौन हुआ? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये अजमेर मेरवाड़ा से कौन हुआ? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। क्लियर। ये बात ध्यान रखना। तो राजस्थान से टोटल 12, मनोनीत 11, निर्वाचित 1। निर्वाचित 1 कहां से? अजमेर मेरवाड़ा से। कौन? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और फिर ध्यान रखना संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, है ना। टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों? तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी? 15। राजस्थान से कितनी महिलाएं थी? तो बता देना, एक भी नहीं थी। दोनों ही बातें सुन लेना। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या पूछ ले तो 15। राजस्थान से कितनी? एक भी नहीं। और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी साथियों। संविधान सभा में एकमात्र कौन सी महिला थी? मुस्लिम महिला, है ना। और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो जरा अच्छे से याद रखना, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल, ठीक है ना। ये एकमात्र कैसी महिला थी? मुस्लिम महिला। और संविधान सभा में वकीलों की संख्या पूछ ले तो संविधान सभा में वकीलों की संख्या भी कितनी थी? वकीलों की संख्या भी 12। वकीलों की संख्या भी कितनी थी? 12 थी। तो ये कुछ बातें फैक्ट याद रखना। अब ध्यान रखना, एक तो वकीलों की संख्या 12 थी और एक संविधान की भाषा अत्यंत जटिल और क्लिष्ट थी। और संविधान की भाषा अत्यंत जटिल और क्लिष्ट होने के कारण ही, है ना, आइवर जेनिंग्स ने, ध्यान से सुन लेना, कुछ कथन भी पूछ लिए जाते हैं। संविधान की भाषा अत्यंत जटिल या क्लिष्ट होने के कारण ही आइवर जेनिंग्स ने संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। संविधान को क्या कहा था? वकीलों का स्वर्ग कहा था। ध्यान रखना, क्योंकि भाषा अत्यंत जटिल थी, जो केवल कौन समझ सकते थे? वकील ही समझ सकते थे। यह पहला कथन। चर्चिल तो ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री, चर्चिल ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा। क्या कहा था? हिंदुओं की संस्था, ठीक है। तीसरा कथन याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और नेहरू ने क्या कहा था? संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी थी, है ना। संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर। ये बातें आप संविधान सभा की याद रखना। इस तरीके से कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में किसका गठन होता है? संविधान सभा का गठन होता है। ये सारी सिफारिशें आपके कैबिनेट मिशन की थी। तो अब मैं आशा करता हूं कि संविधान सभा का गठन, पहला जो टॉपिक है वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो संविधान सभा गठन आ गया। अब अपन अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में, वो पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। तो ये आशा करता हूं ये सारी बातें आपके अच्छे समझ में आएगी। मिलते हैं अगली क्लास में संविधान निर्माण टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।